हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं दीपक यूट्यूब पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूं मोनेरा जगत, जिसमें अपन लोग इसका बेसिक क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसे भी ध्यान से देखना, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले अपन लोग मोनेरा जगत पढ़ रहे हैं। मोनेरा जगत का फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें। मोनेरा जगत का वर्णन सबसे पहले किसने किया था, कौन से साइंटिस्ट थे, ये कई बार पूछा गया है। इसका डिस्क्रिप्शन किसने दिया था, डिस्क्राइब बाय किसके द्वारा, एक साइंटिस्ट जो है हमारे अर्नेस्ट। कौन? अर्नेस्ट। ठीक है जी, अर्नेस्ट। और इसमें आता है इस जगत के जीव जो होते हैं ये सूक्ष्मतम, सिर्फ यदि वायरस को छोड़ दिए जाए तो सबसे छोटे जीव इस मोनेरा जगत के अंदर आते हैं। सूक्ष्मतम सूक्ष्मतम और सबसे सिंपल होते हैं। सूक्ष्मतम तथा सरलतम। ये देखने में बिल्कुल सरल होते हैं, लेकिन उपापचय की दृष्टि से यदि देखा जाए तो ये बहुत ही ज्यादा जटिल होते हैं। ध्यान रखना आप सभी लोग, ठीक है। सूक्ष्मतम तथा सरलतम होते हैं। सेकंड पॉइंट आता है, इस जगत के जीव सबसे ओल्डेस्ट है, यानी सबसे पुराने जीव है। पुराने जीव ऐसा माना जाता है कि धरती पर सबसे पहले इस जगत के जीव ही आए हैं। ओल्डेस्ट एनिमल। ठीक है जी, 2 पॉइंट हो गए। और ये मोनेरा जगत के जीव ऐसे स्थान पर होते हैं जहां पर जीवन की संभावना बहुत कम होती है। जैसे बहुत गर्म स्थान पर, यानी वेरी हॉटेस्ट प्लेस, एंड बहुत ही ठंडे स्थान पर, लगभग 80 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भी ये जीवित रह सकते हैं। और ये बहुत ठंडे स्थान पर भी रह सकते हैं। बहुत ठंडे स्थान पर भी रह सकते हैं। वेरी कूलेस्ट प्लेस। ठीक है जी, बहुत ठंडे स्थान पर भी रह सकते हैं। ये रेगिस्तान में भी हो सकते हैं, और मिट्टी में भी पाए जा सकते हैं। जैसे अपन लोग यदि देखा जाए, यदि एक कटोरे में यदि अपन लोग मिट्टी ले तो उसमें सैकड़ों अरबों खरबों प्रकार के बैक्टीरिया हो सकते हैं, और इनका जो साइज होता है बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, और अब देख लेते हैं अपन लोग इसकी, ये एक बार लिखते चलना आप सभी लोग। अब देखते हैं इसके लक्षण क्या होते हैं, लक्षण कौन कौन से हैं। देखिए, लक्षण पहला है अपने पास, इनमें क्या होता है, एक प्रोकैरियोटिक प्रकार का संगठन, कोशिकीय संगठन पाया जाता है। कौन सा? प्रोकैरियोटिक। ठीक है जी, प्रोकैरियोटिक कोशिकीय प्रकार का संगठन पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक मतलब क्या? प्रोकैरियोटिक मतलब होता है सबसे पुराने। प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यूनिसेलुलर होते हैं, यानी इनकी एक ही सेल सारे प्रकार के काम करेगी, यानी खाएगी भी उसी से, करेगी भी उसी से, सारा सब कुछ काम ये एक ही प्रकार की सेल करेगी। और प्रोकैरियोटिक मतलब होता है इनका जो जीव द्रव्य होता है वो कोशिका के अंदर बिखरा पड़ा हुआ होता है। यानी यूकैरियोटिक जीवों में देखे तो क्या होता है कि झिल्लियों द्वारा सारा संगठन पाया जाता है इसमें, लेकिन इनका जो जीव द्रव्य में सभी प्रकार के ऑर्गेनेल्स
सभी प्रकार के ऑर्गेनेल्स, यानी इसके अंदर जो जो पाए जाते हैं मोनेरा जगत के अंदर सभी प्रकार के ऑर्गेनेल्स पड़े रहते हैं। यानी सभी प्रकार के ऑर्गेनेल्स पड़े रहते हैं, यानी जैसे अपन लोग देखें, पहला पॉइंट ये लिख लीजिए। एंड सेकंड है अपने पास इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल, गोल्जी बॉडी, प्रोटीन फैक्ट्री और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःपृथ्वी जालिका, ये सभी एब्सेंट होते हैं। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में तो ये पाए जाते हैं और झिल्ली द्वारा परिबद्ध भी होते हैं, लेकिन इसके अंदर ये सभी एब्सेंट होते हैं। और तीसरा पॉइंट अपने पास इनकी सेल वॉल जो होती है, यानी कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति क्या होती है? कोशिका भित्ति अत्यंत बहुत टफ टाइप की होती है, अत्यंत सुदृढ़ होती है और पूरे कंप्लीट जो बैक्टीरियल सेल होती है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। सेल वॉल अत्यंत सुदृढ़ होती है और इसका फॉर्मेशन सेल वॉल का एक किससे मिलकर बना होता है? पॉलीसेकेराइड, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है ये पॉलीसेकेराइड प्लस एमाइनो एसिड। एमाइनो एसिड से मिलकर ये बनी होती है, जो कि इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि बैक्टीरियल सेल सुरक्षित रह सके। और फोर्थ पॉइंट है इसमें अपने पास केंद्रक के बाहर भी झिल्ली एब्सेंट होती है। ध्यान रखना, केंद्रक यानी न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ सेल, न्यूक्लियस, केंद्रक के बाहर झिल्ली अनुपस्थित होती है। ध्यान रखना, केंद्रक के बाहर झिल्ली, केंद्रक तो होता है लेकिन बहुत ही हरासित प्रकार का होता है, यानी बहुत ही डिग्रेडेड होता है ये, ठीक है। केंद्रक के बाहर झिल्ली एब्सेंट होती है। और पांचवा पॉइंट अपने पास, मोनेरा जगत के जीव प्रकाश संश्लेषी, रसायन संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी, रसायन संश्लेषी, रसायन संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी मतलब प्रकाश संश्लेषण कर सके, रसायन संश्लेषी मतलब कीमोसिंथेटिक कर सके, एंड परपोषी यानी पैरासाइटिक प्रकार का इसके अंदर पोषण स्तर पाया जाता है। ध्यान रखना आप सभी लोग, जो कि सनलाइट से फोटोन एब्जॉर्ब करके क्या बनाते हैं, ये अपना खाना बनाते हैं। एंड रसायन संश्लेषी क्या करते हैं? रसायन संश्लेषी एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के अंदर कन्वर्जन करते हैं। किसके द्वारा? उसके अंदर बैक्टीरिया क्लोरोफिल के द्वारा। बैक्टीरिया क्लोरोफिल होता है, मैं आगे बताऊंगा क्या होता है। एंड परपोषी जो दूसरे जीव के साथ रहकर अपना जीवन यापन कर सकते हैं, ठीक है। और सातवां है अपने पास क्या, छठा है अपने पास ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये तो थे मोनेरा जगत के कॉमन कैरेक्टर जो कि सभी के अंदर अप्लाइड होंगे। अब देखते हैं अपन लोग इसमें 4 प्रकार के वो पढ़ेंगे अपन, कौन कौन से पढ़ेंगे देखिए।
4 प्रकार के पढ़ेंगे अपन लोग। जैसे पहला पढ़ेंगे अपन लोग, मैं बता देता हूँ आपको एक बार नाम। पहला पढ़ेंगे अपन लोग आर्कीबैक्टीरिया। कौन सा? आर्कीबैक्टीरिया। दूसरा पढ़ेंगे अपन लोग जीवाणु, ठीक है। और थर्ड पढ़ेंगे अपन लोग साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों है, इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अपन लोग स्टार्ट करते हैं आर्कीबैक्टीरिया। छोटा सा है, देखिए जैसे है अपने पास आर्कीबैक्टीरिया, टाइप ऑफ आर्कीबैक्टीरिया, ये बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। मैं इसे इंग्लिश में भी लिख देता हूं, आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया ये बहुत ही विशिष्ट प्रकार के होते हैं, यानी ये वही है जो कि बहुत ही ठंडे स्थान पर, बहुत ही गर्म स्थान पर पाए जाते हैं। ठीक है, इनका कोशिकीय संगठन बहुत ही डिफरेंट टाइप का होता है, जिसकी वजह से इनकी सेल वॉल काफी कॉम्प्लेक्स होती है, काफी जटिल होती है। और उपापचय की दृष्टि से ये भी देखने में बिल्कुल साधारण से प्रतीत होंगे, लेकिन उपापचय की दृष्टि से यदि देखा जाए तो क्या होंगे? बहुत जटिल होंगे। देखने में सिंपल एंड उपापचय की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा जटिल। एंड फर्स्ट है अपने पास इसका टाइप, ये ध्यान रख लेना आप सभी लोग, इनसे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। ठीक है, फर्स्ट टाइप अपने पास क्या? जैसे थर्मो एसिडोफिल्स, थर्मो एसिडोफिल्स, थर्मो एसिडोफिल्स यानी थर्मो यानी टेम्परेचर, यानी बहुत ही अधिक अम्लीय तापमान पर भी ये हो सकते हैं। इनकी प्रकृति की, इनकी जो रहने की प्रकृति के आधार पर ही इन्हें 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है ना। और सेकंड पॉइंट अपने पास जैसे हेलोफाइल्स, हेलोफाइल्स, हेलोफाइल्स क्या होते हैं? जो बहुत ही जैसे एक कच्छ वातावरण यानी बहुत ही लवण वाले वातावरण में ये हो सकते हैं, जहां पर पीएच बहुत ही क्षारीय होती है या फिर बहुत ही ज्यादा अम्लीय हो, वहां पे भी हो सकते हैं ये। और तीसरा टाइप है अपने पास जो रूमिनेंट्स के अंदर यानी पशुओं के गोबर के अंदर पाए जाने वाले मेथेनोजेंस। कौन से? मेथेनोजेंस, मेथेनोजेंस ये होते हैं आर्कीबैक्टीरिया के टाइप। ठीक है, तीसरा ठीक है, थर्मोएसिडोफिल्स क्या होते हैं? जो बहुत ही अधिक टेम्परेचर हो सकते हैं। एंड हेलोफिल्स जो बहुत ही अधिक लवणीय वातावरण में पाए जाते हैं। एंड मेथेनोजेंस क्या होते हैं? मेथेनोजेंस होते हैं जो बहुत ही ज्यादा नहीं, जो रूमिनेंट्स होते हैं, रूमिनेंट्स के किसके अंदर? गोबर के अंदर पाए जाने वाले ये होते हैं आर्कीबैक्टीरिया। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि रूमिनेंट्स के अंदर कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है या फिर कौन सा आर्कीबैक्टीरिया होता है, वो लिख देना आप सभी लोग। कौन सा? मेथेनोजेंस, जो कि CH4 वाले मीडियम में रहता है। CH4 को क्या कहते हैं अपन लोग? मीथेन। ठीक है, आई थिंक आप सभी लोग समझते होंगे कि गोबर में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में क्या होता है? मीथेन होता है। ठीक है, आर्कीबैक्टीरिया इतना ही था। ठीक है, अब सेकंड पे आ जाते हैं अपन लोग, जीवाणु। देखिए सेकंड पे आ जाते हैं अपन लोग, जैसे जीवाणु। जीवाणु या फिर बैक्टीरिया, इन्हें वास्तविक बैक्टीरिया भी कहा जाता है। ध्यान रखना, वास्तविक बैक्टीरिया यही होते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, वास्तविक जीवाणु यानी रियल बैक्टीरिया। सबसे पहले अपन लोग इसमें देखते हैं जीवाणु के अध्ययन को। एक क्वेश्चन आता है, जीवाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवाणु के अध्ययन को कहते हैं अपन लोग जीवाणु विज्ञान। लेकिन आप इसको इंग्लिश में याद रखना, इंग्लिश में ही इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। जीवाणु के अध्ययन को सबसे पहले क्या कहा गया? अपन लोग कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी। क्या कहते हैं? बैक्टीरियोलॉजी या फिर जीवाणु विज्ञान। ठीक है जी, जीवाणु विज्ञान। ठीक है, अब आ जाती है इसकी डिस्कवरी की बात। सबसे पहले इसकी डिस्कवरी, खोज, इसमें कुछ थ्योरी दी गई है। सबसे पहले इसकी खोज
एंटोनी वोन ल्यूवेनहोक। कौन था? एंटोनी वोन ल्यूवेनहोक नामक वैज्ञानिक ने 1683 के अंदर की थी। ठीक है, 1683 ईस्वी, 1683 सन था। एंड हॉलैंड के ये वैज्ञानिक थे। क्या थे? हॉलैंड के ये वैज्ञानिक थे। ध्यान रखना आप सभी लोग, हॉलैंड के वैज्ञानिक थे एंटोनी वोन ल्यूवेनहोक, जिसे फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। एंटोनी वोन ल्यूवेनहोक को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। एंड इन्होंने ये खोज कहां पे की थी? ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। ये खोज की थी इन्होंने दांतों के खुरचन के अंदर, लास्ट वाला पार्ट जो होता है वहां पे इसकी डिस्कवरी हुई थी। इसी वजह से इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा गया। एंड 1683 ईस्वी में खोज की थी। एंड हॉलैंड के वैज्ञानिक थे। क्या थे? हॉलैंड के वैज्ञानिक थे, दांतों के खुरचन में खोज की थी। ठीक है जी। अब इसमें सेकंड पॉइंट आ जाता है लुईस पास्चर ने इनके बाद एक और थ्योरी दे डाली। लेकिन एक चीज का और ध्यान रखना, एंटोनी वोन ल्यूवेनहोक ने इसका नाम जीवाणु नहीं रखा था। ध्यान रखना, इन्होंने सबसे पहले इसको कहा था टीनी एनिमल क्यूल। क्या कहा था? टीनी एनिमल क्यूल। टीनी एनिमल क्यूल यानी सूक्ष्म जीव, सबसे छोटे सूक्ष्म जीव। लेकिन इसका बाद में जाके नाम चेंज कर दिया गया। इसका नाम बाद में नाम चेंज कर दिया गया। नाम जीवाणु किसने प्रपोज किया? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नाम जीवाणु प्रपोज किया गया है कौन से वैज्ञानिक के द्वारा? एरेनबर्ग के द्वारा। ध्यान रखना आप सभी लोग, एरेनबर्ग के द्वारा ये नाम प्रपोज किया गया है। कब दिया गया? 1829 के अंदर। ठीक है जी, 1829 ईस्वी के अंदर। ठीक है, ये गलत मत कर देना कि सूक्ष्म जीव नाम तो किसने दिया था? एंटोनी वोन ल्यूवेनहोक ने। एंड जीवाणु नाम जो चला है, जीवाणु नाम किसके द्वारा प्रपोज किया गया? एरेनबर्ग नामक वैज्ञानिक के द्वारा। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके बाद लुईस पास्चर की थ्योरी। लुईस पास्चर ने इसके संबंध में यह कहा कि किण्वन की प्रक्रिया, जो किण्वन होता है दूध से दही का बनना, नहीं दही से दूध का बनना, दूध से दही का बनना किसके कारण होता है? ये जीवाणु के कारण ही होता है। फर्मेंटेशन की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? फर्मेंटेशन किसके द्वारा प्रपोज किया गया है? लुईस पास्चर नामक वैज्ञानिक के द्वारा। ठीक है, इन्होंने इसके संबंध में एक थ्योरी और दे डाली, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज किसके द्वारा प्रपोज किया गया है? लुईस पास्चर के द्वारा। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप सभी लोग इसका ध्यान रखना। ठीक है, अब आगे है अपने पास रॉबर्ट कोच ने क्या कहा? रॉबर्ट कोच ने सन 1881 में बताया कि पशुओं में एंथ्रेक्स रोग और मनुष्यों के अंदर होने वाला टीबी और हैजा रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण ही होता है। ये आप सभी लोग ध्यान रखना। ठीक है, रॉबर्ट कोच ने 1881 के अंदर प्रपोज किया गया कि पशुओं के अंदर होने वाला एंथ्रेक्स रोग एंड मनुष्य के अंदर होने वाली टीबी और क्या हैजा रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है।
एंथ्रेक्स मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एंथ्रेक्स एंड टीबी, एंड उसके बाद क्या, हैजा यानी टाइफाइड। ठीक है, ये किसके कारण होता है, अपन लोग एक एक डिजीज जो है आगे डिटेल में पढ़ेंगे, कंप्लीट आप सभी लोग देखते रहिए। ठीक है, अब आगे है इसके संबंध में लिस्टर ने जीवाणु के संबंध में प्रतिरोधक क्षमता, एक और वैज्ञानिक हुए हैं आगे लिस्टर। कौन, लिस्टर नामक वैज्ञानिक ने लिस्टर नामक वैज्ञानिक ने जीवाणुओं के संबंध में कौन सी थ्योरी डाली, एंटीसेप्टिक थ्योरी। ध्यान रखना, ये नाम याद रख लेना आप सभी लोग, सिर्फ नाम इंपॉर्टेंट है, इनके बाद के डिस्क्रिप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नाम रख लेना याद। ठीक है, एंटीसेप्टिक थ्योरी क्या दी, एंटीसेप्टिक थ्योरी किसके द्वारा प्रपोज की गई, किसके लिए प्रपोज की गई थी, जीवाणुओं के लिए। ठीक है, किसने प्रपोज की थी, लिस्टर नामक वैज्ञानिक ने, एंटीसेप्टिक थ्योरी। ठीक है, अब आगे है अपने पास, ये वे कंप्लीट साइंटिस्टों के नाम। अब आगे है अपने पास, देखिए जीवाणु, ये यहां पे आप लोग लाइन खींच लीजिए। ठीक है, अब आगे है अपने पास जीवाणु क्या होते हैं, नॉन क्लोरोफिल। ठीक है, जिसके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, जिसके द्वारा ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, वो सभी सब्सटेंस इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। ये देखिए नॉन क्लोरोफिल, नॉन क्लोरोफिल्स होते हैं। इनकी जगह प्रकाश संश्लेषण करने के लिए एक अलग से चीज होती है, उसे बोलते हैं अपन लोग बैक्टीरियो क्लोरोफिल। सिर्फ ये बैक्टीरिया के अंदर ही पाया जाता है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। होता है इसके अंदर, बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है इसके अंदर। ठीक है, और ये एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, कंप्लीट मोनेरा में जो अप्लाइड हो रहा है वो ही जीवाणु के अंदर अप्लाइड होगा। ठीक है, आप सभी लोग देखते रहना। और ये कंप्लीट जो होता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल यानी हरित लवक से बिल्कुल डिफरेंट होता है, ये आप सभी लोग ध्यान रख लेना। ठीक है, अब देख लेते हैं अपन लोग इसकी थोड़ी संरचना की बात कर लेते हैं। जैसे संरचना की बात कर लेते हैं, संरचना में अपन लोग देखते हैं सबसे पहले संरचना। देखिए जैसे ये कोई टाइप का अपने पास क्या है, बैक्टीरिया है। ठीक है, इसके बाहर वाली जो लाइन होती है उसे बोलते हैं अपन लोग सेल वॉल। क्या होती है, सेल वॉल। क्या है ये, सेल वॉल, जो कि किसकी बनी होती है, पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड और एमाइनो एसिड की बनी होती है, एमाइनो एसिड की बनी होती है। या फिर एक नाम और दिया जाता है इसमें, दोनों का ही सब्सटेंस होती है काइटिन। किसकी बनी होती है, काइटिन की। ठीक है, काइटिन की बनी होती है। ठीक है, सेल वॉल के जस्ट नीचे की साइड क्या होती है, यहाँ पे अपने पास क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, जो कि किसकी बनी होती है, ये बनी होती है अपने पास फॉस्फोलिपिड की, या फिर फॉस्फोलिपिड को छोड़कर प्रोटीन प्लस लिपिड की ये बनी होती है। आप सभी लोग इसका ध्यान रख लेना। ठीक है, इसके कोशिका द्रव्य में कंप्लीट माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःपटल जालिका, एंड उसके बाद क्या आता है, वैक्यूल, जो कि सेल का भार बनाए रखती है। वैक्यूल यानी रिक्तिका, वो एब्सेंट होती है इसके अंदर कंप्लीट रूप से। ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। ठीक है, यहाँ पे होता है इसमें न्यूक्लियस, केंद्रक। क्या होता है, केंद्रक, न्यूक्लियस। ये होता तो है लेकिन होने में होता नहीं है। ठीक है, यानी इसके आधे से ज्यादा जो सब्सटेंस के अंदर पाए जाते हैं, क्रोमोसोम वगैरह सब कुछ एब्सेंट होते हैं। यानी इस तरह से अपन लोग कहेंगे इसे, इसमें प्राथमिक प्रकार का
प्राथमिक प्रकार का या फिर बहुत ही डिग्रेडेबल यानी ह्रासित प्रकार का डिग्रेडेबल टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसे कहते हैं अपन लोग न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं अपन लोग? न्यूक्लियोइड। हिंदी में भी यही नाम होता है इसका, न्यूक्लियोइड। ठीक है जी, कंप्लीट देख चुके हैं अपन लोग। अब इसके बाद में अपन लोग कुछ पॉइंट नोट करेंगे इसके, जैसे अपन लोग है कंप्लीट ये टीआरएनए भी होता है इसके अंदर, ध्यान रखना आप सभी लोग। ट्रांसफर आरएनए जब अपन लोग इसकी फंक्शनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, मैं उसमें कंप्लीट डिटेल में आपको बताऊंगा कि क्या होते हैं। ये सभी आपके एग्जाम से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ। ठीक है, अपन लोग इसमें अब 1 बाय 1 एक एक पॉइंट नोट कर लीजिए। ठीक है, 4 पॉइंट मैं लिखवाने जा रहा हूं आपको। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जीव जगत में सबसे छोटे कौन से जीव होते हैं, तो ध्यान रखना सबसे छोटे जीव होते हैं वायरस। ठीक है, सबसे छोटे जीव होते हैं वायरस। वायरस के बाद सेकंड नंबर पर आता है जीवाणु। ठीक है, जीवाणु होते हैं, ये आप सभी लोग ध्यान रख लेना। ठीक है, और इनका आकार यदि पूछा जाए तो आकार होता है इनका 2 से 10 माइक्रोमीटर का। ठीक है, 2 से 10 माइक्रोमीटर का, ये आप सभी लोग ध्यान रख लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। ऑप्शन में यदि वायरस नहीं दे रखा है तो आप सभी लोग क्या करेंगे, उसमें जीवाणु, और कहीं कोई से जीवाणु का नाम भी दिया जा सकता है, लेकिन छोटे एग्जाम्स के अंदर ऐसा नहीं होता है, जीवाणु ही होगा। ठीक है, जो बड़े एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर ये नाम दे दिया जाता है कोई से भी वायरस का या जीवाणु का, जीवाणु का। ठीक है, अब अपने पास सेकंड है, ये सभी स्थान पर पाए जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीवाणु कहाँ पे होते हैं, ये सभी स्थान पर, एनीवेयर, इस दुनिया में कहीं भी हो सकते हैं ये। ठीक है, सभी स्थान पर मौजूद। या फिर प्रेजेंट एट ऑल प्लेसेस। ठीक है, अब है ये एक कोशिकीय हो सकते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, एक कोशिकीय या फिर समूह बनाकर, एक कॉलोनी बनाकर भी रह सकते हैं। ठीक है, समूह बनाकर भी रह सकते हैं, कॉलोनी बनाकर भी रह सकते हैं, कॉलोनी बनाकर भी रह सकते हैं, आप सभी लोग ध्यान रख लेना। ठीक है, यानी या तो अकेला भी रह सकता है या फिर कॉलोनी के रूप में भी रह सकता है। ठीक है, अकेला भी जिंदाबाद है और कॉलोनी साथ साथ में रहने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें ये जनन कौन सा होता है, जनन यानी रिप्रोडक्शन कौन सा पाया जाता है इसके अंदर। रिप्रोडक्शन आप सभी लोग ध्यान रख लेना, रिप्रोडक्शन होता है विखंडन विधि के द्वारा। किसके द्वारा? विखंडन विधि के द्वारा। विखंडन विधि कुछ नहीं होती है, जैसे ये बैक्टीरिया है अपना, ठीक है, मान लीजिए ये बैक्टीरिया है अपना, ठीक है, तो यहां से ये यहाँ पे कट होगा, ठीक है, यहां से कट हो गया तो इतना सा टुकड़ा ये कंप्लीट अपनी बॉडी का फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, कंप्लीट अपनी बॉडी का फॉर्मेशन कर सकता है, यानी इसके अंदर रिप्रोडक्शन करने के लिए गेमिट यानी मेल और फीमेल गेमिट की मिलने की आवश्यकता नहीं होती, यानी फर्टिलाइजेशन करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये कंप्लीट एक पार्ट जैसा टूट जाता है तो कंप्लीट सेल का फॉर्मेशन कर सकता है। ये इतना ही है, इसमें आप सभी लोग ध्यान रखना। ठीक है, अब आगे अपन लोग देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट आएगा इसमें, इसके लाभदायक और हानिकारक जो भी बैक्टीरिया होते हैं, फॉर्मेशन जो आपके एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताने वाला हूँ। ठीक है, आप सभी लोग चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।